कि हमारा देश एक महामारी से गुजर रहा है। इस महामारी की 2 स्टेजेस आ चुकी हैं, लेकिन तीसरी स्टेज जो आने वाली है वो कोरोना की डेल्टा की जो वेव आई थी उससे भी खतरनाक होने वाली है। इस देश का सबसे सेकुलर वोट, मैं दूसरे लोगों को नहीं कह रहा, लेकिन इस देश का बहुत महत्वपूर्ण सेकुलरिज्म में और इस देश का बहुत बड़ा सेकुलर वोट जो है वो मुसलमान वोटर होता है। आज जो राजनीति हो रही है, आप बाबा साहब अंबेडकर की लेखनियों को उठा के देखेंगे तो उन्होंने इस बात की परिकल्पना बहुत पहले ही कर ली थी कि इस देश के अंदर एक ऐसा वक्त भी आएगा जब धर्म को हथियार समझ के इस देश के अंदर राजनीति की जाएगी और इस देश के दबे कुचले अल्पसंख्यक पिछड़े लोगों के साथ अन्याय होगा। जनता के साथ जो चर्चा होनी चाहिए, शायद कहीं ना कहीं उसमें हमारे कमी आई है। जिन राजनीतिक पार्टियों ने इस देश के अंदर लंबी वक्त तक सत्ता की है वो इसकी सबसे बड़ी गुनहगार हैं, क्योंकि देश के अंदर एक तस्वीर बनाई जाती है कि नागपुर संतरे के शहर के साथ साथ भगवादारियों का शहर है, जो कि जो भी व्यक्ति नागपुर में आएगा और वक्त निकाल के अपनी गाड़ी छोड़ के अगर पैदल घूमने की कोशिश करेगा तो ये बात तो स्थापित हो जाएगी कि महाराष्ट्र संघियों का शहर नहीं है, ये बाबा साहब अंबेडकर का शहर। इस देश के अंदर किसी भी मुसलमान के ऊपर इल्जाम लगाना, और मैं एक मुसलमान होने के नाते ये नहीं बोल रहा हूं, ये मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते इस बात को बोल रहा हूं कि हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर इल्जाम लगाना, हमारे देश में अल्पसंख्यक को बदनाम करना, ये सबसे आसान खेल होता है। पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज विदर्भ की विभागीय पदाधिकारी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष प्रताप राव जी ओगाड़े साहब, हम सबके समाजवादी पार्टी में मार्गदर्शक हमारे महाराष्ट्र के प्रमुख महासचिव परवेज सिद्दीकी साहब, मेरी बड़ी बहन और जो महिला अध्यक्ष है महाराष्ट्र की हमारी मायाताई, तमाम विदर्भ के जिलों से आए हुए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, युवजन सभा के अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता। मैं उम्र में ज़रूर आपसे छोटा हूं तो कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि शायद जब मीटिंग की शुरुआत हुई थी तो ये बात कही गई थी कि हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात करेंगे। कुछ शिकायतें हमारी आपसे हैं, कुछ हो सकता है कि कभी कार्यकर्ताओं से कभी शिकायत तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ सुझाव शायद हम लोगों के आपके लिए हों, तो उन सुझाव को भी उसी भावना से लिया जाए। क्योंकि आज महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि ये नाइंसाफ़ी होगी कि आपके सवालों के जवाब मैं दूं, लेकिन मैं उसके अलावा जो बहुत सारे मुद्दे हैं उनके बीच में उस बारे में आपके बीच में बात रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है साथियों, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो हमसे पहले ये लोग बोल रहे थे, क्योंकि देश के अंदर एक तस्वीर बनाई जाती है कि नागपुर संतरे के शहर के साथ साथ भगवादारियों का शहर है, जो कि जो भी व्यक्ति नागपुर में आएगा और वक्त निकाल के अपनी गाड़ी छोड़ के अगर पैदल घूमने की कोशिश करेगा तो ये बात तो स्थापित हो जाएगी कि महाराष्ट्र संघियों का शहर नहीं है, ये बाबा साहब अंबेडकर का शहर है। ये उस विचारधारा का शहर है जिस विचारधारा ने आज से नहीं, क्योंकि अक्सर होता है कि बहुत सारे दूरदर्शी लोग ऐसे होते हैं जो बीमारी आने के बाद उसका इलाज नहीं, उसके के बारे में चर्चा नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमारी का बहुत ही भयंकर रूप लेने से पहले ही उसके बारे में चर्चा करके चले जाते हैं। उन ऐसी महानुभूमों में से इस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर भी उनमें से ही एक व्यक्ति थे। आज जो राजनीति हो रही है, आप बाबा साहब अंबेडकर की लेखनियों को उठा के देखेंगे तो उन्होंने इस बात की परिकल्पना बहुत पहले ही कर ली थी कि इस देश के अंदर एक ऐसा वक्त भी आएगा जब धर्म को हथियार समझ के इस देश के अंदर राजनीति की जाएगी और इस देश के दबे कुचले अल्पसंख्यक पिछड़े लोगों के साथ अन्याय होगा। और आज क्या अन्याय हो रहा है, क्योंकि ये हो सकता है ये पब्लिक मीटिंग नहीं है,
जितना राजनीति में मैं हूं, मुझे लगता है जितनी मेरी उम्र है, बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनका राजनीतिक अनुभव उतना ज्यादा है। तो मैं कोई बयानबाजी ना करते हुए, मैं जानता हूं आप सब लोगों को पता है कि मुद्दे क्या हैं, लेकिन हम लोगों को यह भी समझना होगा कि इन मुद्दों के होने के बावजूद भी हमारी विफलता क्या है कि आज ये लोग हमारे समाज के अंदर एक जहर बन के हमारे पूरे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे लगता है, मैं एक पहली विफलता ये मानता हूं क्योंकि हम लोगों ने हमारा जो लगातार, और मैं विचारधारा की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ पार्टी की बात नहीं कर रहा, जो हमारा लगातार जनता के साथ जो चर्चा होनी चाहिए, शायद कहीं ना कहीं उसमें हमारे कमी आई है। जिन राजनीतिक पार्टियों ने इस देश के अंदर लंबी वक्त तक सत्ता की है, वो इसकी सबसे बड़ी गुनहगार हैं। उन्होंने जो वार्तालाप जनता के बीच में होना चाहिए तो उसको पूरी तरह से तोड़ दिया। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, हमारे देश के अंदर फ्यूडलिज्म था, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, उसने फ्यूडलिज्म को संविधान आने के बाद भी बरकरार रखा। दिल्ली से लिख के एक टिकट आ जाता था उन लोगों का जो जिले के जमींदार लोग हुआ करते थे, जो लोग हमेशा से वहां पे बड़ी बड़ी जगहों पे कब्जा करके रखा करते थे, जो हमेशा कभी भी एक मजदूर को उसका हक देने की बात नहीं करते थे, ऐसे लोगों को टिकट दिए जाते थे। उस वक्त कोई विकल्प नहीं था। उस विकल्प को सबसे पहले अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश, आप इस बात अपना, आप समाजवादी पार्टी के यहां पदाधिकारी बैठे हैं, आप अपना इतिहास याद कीजिए। उस वक्त भी अगर उस हेजेमनी को किसी ने तोड़ने का काम किया था तो समाजवादी के पुरोधा राम मनोहर लोहिया जी ने किया था। यह इतिहास है समाजवादियों हमारा। आप उठा के देखिए कि राम मनोहर लोहिया जी हमेशा जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जाके चुनाव लड़ा करते थे, और वो ताकत थी राम मनोहर लोहिया जी के भाषणों में, उनके प्रचार करने के अंदाज में, कि वो उस वक्त के प्रधानमंत्री की आंखों में आईना डाल के ये बात को बोलते थे कि ये पॉलिसी तुम जो है, इस पॉलिसी से आपके किसी भी गरीब को, किसी भी पिछड़े को, किसी भी दलित को कोई फायदा होने वाला नहीं है। और शायद उस वक्त हमारी राजनीति के अंदर वो मैच्योरिटी थी, जो लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का रोल होता है, उस भूमिका को उस वक्त के शायद लोग समझा करते थे। और बहुत सारी ऐसी, अगर आप पार्लियामेंट की डिबेट्स उठा के पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो लोग विपक्ष में रह के भी बना सकते हैं। उसका जीता जागता एग्जाम्पल राम मनोहर लोहिया जी है। बहुत सारे मुद्दे यहां पे रखे गए। मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, क्योंकि ये जो बात आई कि हमारी पार्टी जो है वो मुसलमानों की पार्टी है, नहीं, हमारी पार्टी का नाम मुस्लिम लीग नहीं है, हमारी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को, और मैं कोई आप लोगों पे तंज नहीं कस रहा। आप लोगों की बिल्कुल, आप लोगों ने जो स्थिति रखी है उस स्थिति को सुधारने के लिए आप ही लोगों से कार्य कराया जाएगा। लेकिन अगर अबू आसिम आजमी के सामने एक हिंदू खड़ा होता है और उनके बराबर में मुसलमान खड़ा होता है, तो पहले वो हिंदू को बुलाते हैं और उसका काम करते हैं। और मैं झूठ नहीं बोल रहा और कोई दावा भी नहीं कर रहा, आप जाके इस बात की जो है अंदाजा लगा लीजिएगा। भेदभाव नहीं है किसी भी तरह का, और ये कोई एहसान भी नहीं है। वो ये मानते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है कि कोई भी गलत अपने जहन के अंदर इमेज बना के ना ले जाए, क्योंकि बहुत आसान होता है। साथियों, ये चीज भी अगर हम समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं तो हमें इस बात को भी समझना होगा, इस देश के अंदर किसी भी मुसलमान के ऊपर इल्जाम लगाना, और मैं एक मुसलमान होने के नाते ये नहीं बोल रहा हूं, ये मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते इस बात को बोल रहा हूं कि हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर इल्जाम लगाना, हमारे देश में अल्पसंख्यक को बदनाम करना, ये सबसे आसान खेल होता है। क्योंकि पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा चलता है। आपने कभी सोचा है कि फ्रांस में अगर कुछ हो रहा होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों से जवाब मांगा जाता है कि तुम बताओ इस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? अरे यार, मैं तो कभी फ्रांस गया ही नहीं, मैं तो जुलाया हूं, मैं तो लोगों के बाल काटने का काम करता हूं, मैं तो हाथ की तमाम कारीगरियों का काम करता हूं, मेरा क्या लेना देना फ्रांस में? कह रहा हूं मेरा देश कैसे मजबूत हो, आप उसके मुझसे सवाल पूछ लीजिए। मुझे याद है जब जनता दल ने भाजपा के साथ कर्नाटक के अंदर अलायंस करने की बात चली और इस बात की चर्चा चली कि शायद जनता दल से बात की जा सकती है, और क्योंकि जनता दल एक विचारधारा वाली पार्टी है और यहाँ के जनता दल के तमाम ऐसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं जो शायद समाजवादी पार्टी के अंदर प्रवेश कर लें,
तो आप यकीन मानिए अबू आसिम आज़मी साहब का एक्साइटमेंट लेवल देखने लायक था, और उसके गवाह जो है वो परवेज सिद्दीकी साहब हैं। उन्होंने इस बात को बोला कि देखो बहुत फायदा होगा हम लोगों को, ये जो फालतू का जो परसेप्शन बनाया जाता है, और कोई उन्होंने अपने कार्यक्रम को बीच में तोड़ने के लिए, चाहे वो लखनऊ जाने की बात आई हो, चाहे वो बंबई में कभी भी कार्यक्रम करने, कुल हमारे पार्टी के अंदर ऐसे लोग जुड़ने चाहिए जो पूरे प्रदेश में जाके और जो विचारधारा से भी मजबूत हों। और आप देखिए कि ये शिकायत कहीं ना कहीं हमारे, मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी हमारी है। अगर मैं अब ऐसे लोगों को नहीं जोड़ पा रहा जो और धर्मों से, हमें लोगों के बीच में इस बात के, देखिए प्रॉब्लम क्या होती है। एक सोशलिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक किताब लिखी, तो उन्होंने कहा देखिए समाज का एक प्रारूप होता है, समाज करता क्या है, वो हमेशा आपसे ये कहेगा जो बुराइयां हैं समाज के अंदर वो हमेशा छुपा के रखी जाएं, उसके बारे में लोग बात ना करें। हमारा शिक्षा प्रणाली क्या है, हम बच्चों को सिर्फ रोजी रोजी पिक्चर्स दिखाते हैं जब वो स्कूल के अंदर जाते हैं। जो समाज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, और समाज का उसी तरह का प्रारूप है कि वो भी हमें बात करने नहीं देना चाहता। जब तक उन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात नहीं की जाएगी, जो भी विचारधारा, तो आप उनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। इसलिए मैं आप लोगों के सामने इस बात को खुल के रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 20% मुसलमान हैं, 7-8% जो है यादव समाज है। आपने कभी उत्तर प्रदेश से कोई ऐसी आवाज आती हुई सुनी हो कि नहीं मुसलमानों को मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 2 बड़े वोट बैंक हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। आपने कभी इस बात को सुना कि वहां का मुसलमान ये बोलता हो कि हम तो ज्यादा हैं, हम तो वोट ज्यादा दे रहे हैं, तो क्या वहां का नहीं, उस तरह का परिवेश है वहां की राजनीति का। हम इस बात को, इस देश का, मैं किसी पर तर्ज नहीं कस रहा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्यों, क्योंकि रिसर्च अगर आपको पेपर्स चाहिए हो वो भी मैं आपको अवेलेबल कराने के लिए तैयार हूं। इस देश का सबसे सेकुलर वोट, मैं दूसरे लोगों को नहीं कह रहा, लेकिन इस देश का बहुत महत्वपूर्ण सेकुलरिज्म में, और इस देश का बहुत बड़ा सेकुलर वोट जो है वो मुसलमान वोटर होता है। आपने कभी सोचा है इस बारे में? और मैं नाराजगी के तौर पे नहीं कह रहा, मैं बार बार बोल रहा हूं, छोटा हूं, आपको कोई बात बुरी लगे, क्योंकि घर के लोग बैठे हैं तो इस बारे में बात करना जरूरी है। आपने कभी सोचा है कि जहां मुसलमान 25% होता है वहां तो मुसलमान कैंडिडेट नहीं मिलता, जहां मुसलमान 30% होता है वहां भी उसको कैंडिडेट नहीं मिलता? क्यों? क्योंकि हमारे भारतीय राजनीति के साथ कुछ समस्याएं हैं। वो समस्या ये है कि राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि अगर हम मुसलमान कैंडिडेट देंगे तो वहां पर लामबंदी हो जाएगी और काउंटर पोलराइजेशन हो जाएगा। तो इस देश में मुसलमान कैंडिडेट सिर्फ वही होता है जहां पे 40%, 45% और 50% उनकी जनसंख्या होती है। तो जहां पर मुसलमान 10%, 20%, 25% और 30% है, वो किन पार्टियों को वोट करता है, या वो किस धर्म के लोगों को वोट करता है? वो तो सेकुलर लोगों को ही वोट करता है। आप सोचिए इस बारे में। लेकिन क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी में हैं, हम कोई आंदोलन तो उस तरह से अभी के मौजूदी पे हम आइडेंटिटी को लेके तो हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पहचान की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमान को जो है यहाँ पर किसी भी तरीके से वो अधिकार दिए जाएं जो बाहर मिलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि मुसलमान को के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए क्योंकि वो पिछड़ा है। इस देश के अंदर बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी हुई हैं जिसमें ये कहा गया है कि मुसलमान आज की शिक्षा की हालत जो है वो दलितों से भी पिछड़ी है। ये मुद्दा हमेशा के लिए, क्योंकि हमारे पास विचारों के तौर पे हम काउंटर कर सके, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। क्योंकि वो पिछड़ा है, क्योंकि वो नौकरी में नहीं है, क्योंकि वो शिक्षा में नहीं जा सकता, इसलिए हम मुसलमानों के लिए अधिकार मान रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो मुसलमान है। बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई, लोग कहते थे, क्योंकि इन्होंने बताया कि ये कम्युनिस्ट पार्टी से आए थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर क्लास और कास्ट को लेके हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है। क्योंकि मार्क्स ये कहते थे कि क्लास जो है वो डिटरमाइनिंग फैक्टर होती है सोसाइटी का, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि कास्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर होती है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो इस लड़ाई को लेके बड़ी किताबें लिखी गई, तो उसमें एक अंत में ये निकल के आया कि जो गरीब होता है वही दलित होता है, जो दलित होता है वही गरीब होता है। ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो आगे बढ़ते हुए, क्योंकि मुझे लगा बहुत सारे लोगों को कहना है, मैं ये कहता हूं कि अगर आपको लगता है कोई ऐसा व्यक्ति, और मैं भाषणबाजी के तौर पे नहीं कह रहा, आपको जिम्मेदारी देता हूं, आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है जो मुस्लिम समाज से नहीं है लेकिन वो पूरे महाराष्ट्र में काम करेगा और वो उसको हमें युवजन सभा का अध्यक्ष बनाना चाहिए, तो सबसे पहले मैं महाराष्ट्र की जिम्मेदारी उसको देने के लिए तैयार हूं। अगर वो काम कर सकता है, अगर हमें लगता है कि और समाज हमसे जुड़ सकता है, तो मैं ये जिम्मेदारी बिल्कुल, आप जब कहेंगे, आप जब परवेज भाई से बात कर लें, जब हम लोग मुलाकात कर लें, मीटिंग कर लें, मैं भी ये जिम्मेदारी देने को तैयार हूं। और मैंने ये सीखा किससे? ये अबू आसिम आज़मी साहब से सीखा है।
वो कहते हैं पद बड़ा नहीं होता, आपके अंदर कितना जज्बा है उसकी इंपॉर्टेंस है। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी छोटी पार्टी है और छोटी पार्टी में काम करना सबकी बस की बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको भाई राजनीति में बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं, एक बड़ी तादाद इसलिए आती है कि वो पार्टी का टिकट लें, वहाँ पार्टी का वोट बैंक हो, माहौल बने, हम लोग जो है वहाँ पे ठेकेदारी कर सकें, हम लोग वहाँ से पैसा कमा सकें। बहुत सारे लोग, मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, अगर आप लोग वैसे होते तो शायद आप इस सभागार के अंदर नहीं बैठे होते, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ। क्योंकि झंडा भी खुद ही लाना है, बैनर भी खुद ही लाना है, पोस्टर भी खुद ही लगाना है और पैसों से राजनीति करनी है। देखिए सर, मुश्किल तो है, लेकिन सुकून और मजे की नींद जो है वो छोटी पार्टी के अंदर ही राजनीति करके आती है। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। कांग्रेस के लोग नहीं बोल सकते बड़े मुद्दों के खिलाफ। कांग्रेस के लोगों से पूछो कि आखिर वेलफेयर स्टेट है भारत, हिंदुस्तान अगर वेलफेयर स्टेट है तो इलाज जो है वो लाखों लोग क्यों लाखों रुपए क्यों खर्च होते हैं फिर इलाज के लिए, जो माया ताई जिसकी बात कर रही थी, उसका उनके पास जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो सत्ता में थे उनके भी अडानी अंबानी थे। अब तेलंगाना के अंदर यहां राहुल गांधी जी अडानी के खिलाफ बोलते हैं, तो इससे पहले जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री उनके साथ बैठा करते थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां बैठे थे, अब वहां 2 स्टेट हार गए, अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री अडानी जी के साथ बैठते हैं। अभी जो है दावोस में जो मीटिंग हुई है वहां पे उन लोगों के। और इससे समाजवाद का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग इस बात के खिलाफ हैं कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, उद्योग नहीं होना चाहिए। नहीं, हम ये बोलते हैं कि सही जो समाज के आप जैसे ये लोग बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता भारत माता। भारत माता क्या है? मैं एक भारत का नक्शा बना दूं तो क्या वो भारत माता हो गई? भारत माता का मतलब होता है भारत के लोग, जो आप लोग यहां बैठे हैं, आप लोग हैं भारत माता। अगर हम ये चाहते हैं कि भारत माता तरक्की करे तो किसको तरक्की करनी पड़ेगी? आप लोगों को तरक्की करनी पड़ेगी। और एक घर के अंदर 10 लोग हैं, 2 व्यक्ति सिर्फ कमाते हैं, 8 लोग कमाते नहीं हैं, क्या वो परिवार तरक्की कर सकता है? वो परिवार तरक्की नहीं कर सकता। इसी तरह अगर इस देश में 60% पिछड़े हैं, 85% जो है वो बहुजन लोगों की तादाद है, तो अगर आप 85% बहुजनों को पीछे छोड़ देंगे तो आप कौन से देश और कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं? अगर आप 50% महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देंगे तो आपने 50% आपने 50% लोगों से अगर शिक्षा और नौकरी करने का अधिकार छीन लिया तो आपका देश कैसे तरक्की कर सकता है? आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बात करते हैं, अगर इस देश में 20% लोगों को आपने उस जो भारत माता की विकास की आप बात कर रहे हैं, अगर उनको आपने पीछे धकेल दिया तो आपका देश कैसे हमारा देश नहीं कर सकता तरक्की। और मैं आपको बताता हूं, साउथ के अंदर जहां पर पेरियार हुए, चाहे वो तमिलनाडु की बात हो या फिर केरला की बात हो, मतलब केरला के परिप्रेक्ष्य में मैं पेरियार साहब की बात नहीं कर रहा, जहां पर दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं के लिए आंदोलन चलाए गए, वो प्रदेश उन प्रदेशों से बेहतर हैं जहां पर वो रिफॉर्म नहीं लाके जा सके। आप पर कैपिटा इनकम निकालिए केरला की और तमिलनाडु की, और आप निकालिए बिहार, उत्तर प्रदेश की, तो जहां पर रिफॉर्म हो चुके हैं उन प्रदेशों ने ज्यादा बेहतरी की है। तो अब हमें इस बात की लड़ाई लड़नी है। पार्टी छोटी है, कैसे लड़ेंगे? ये एक हम लोगों के पास मौका है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कांग्रेस अपनी जगह चाहती है तो वो बगैर समाजवादी पार्टी के कुछ भी नहीं कर सकती। ये सच्चाई और ये हकीकत है। तो अब ये मौका है कि हम उसमें उस जो पूरे देश के अंदर जो चर्चा चल रही है कि आने वाले 15 साल में, 20 साल में हमारा देश कैसा होगा, उस चर्चा को लेके हमारा भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। वो हमसे महाराष्ट्र में सीटें मांगेंगे, वो हमसे उत्तर प्रदेश में सीटें मांगेंगे, हम उनसे महाराष्ट्र में सीटें मांगेंगे, लेकिन वो मिलेंगी कैसे? मेरे भाषण देने से तो नहीं मिलेंगी। वो आप लोगों की ताकत अगर आप लोगों ने एकजुटता करके दिखाई, और जिस तरह आप लोग काम कर रहे थे उस तरह से आप लोगों ने काम करके आज जो हम लोगों के बीच में मंथन हो रहा है, अगर उस मैसेज को लेके आप ग्राउंड पे जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष जी इंडिया की मीटिंग में जब भी बुलाया आएगा तो वो मजबूती से कहेंगे, देखो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता संसाधन ना होने के बाद भी, भाजपा की सरकार होने के बाद भी
हम इन तमाम कार्यों को कर चुके हैं। अगर इंडिया अलायंस के अंदर महाराष्ट्र में हमें जहां भी सीटें दी जाएंगी, हमारी पूरी महाराष्ट्र की बॉडी और पूरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता उस जिले को जाके जहां जहां हमें सीटें दी जाएंगी वहां पे जाके अपना घर बनाएंगे और इतनी मेहनत से काम करेंगे कि उसका कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। तो मैं वापस देखो, जिम्मेदारी कभी जो लोग पद पे बैठे होते हैं ना, उनके लिए बोल दिया जाता है पद अधिकारी, लेकिन उनके पास सिर्फ पद होता है, सारे अधिकार जो है वो कार्यकर्ताओं के पास ही होते हैं। और ये लफ्फाजी में आपको शायद लगता हो, लेकिन सच्चाई यही है। हम लोग आएंगे, बंबई से आए, भाषण दिया, चले गए, काम कौन करेगा? काम आप ही लोग करेंगे। हो सकता है मुझे वहां काम करने की जरूरत है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं रहता हूं, शुरू कर दी। हम लोगों ने एक वक्त ऐसा भी आया, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मेरे भी ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं ट्विटर वगैरह पे, हम लोगों ने बहुत पटकनी दे दी भारतीय जनता पार्टी को। 2018 के पास तक आते आते जो सेकुलर लोग थे, उन्होंने पटकनी जो है भारतीय जनता पार्टी को देना शुरू कर दी सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट देखिए, मैं ये मानता हूँ कि राजनीति के अंदर जो लोगों से बात करके अपने मुद्दों को लोगों के बीच में ले जाके से बेहतर कोई तोड़ नहीं है। एक फिलोसफर है, वो कहते हैं सोशल मीडिया शुड ओनली बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्क विच यू आर डूइंग ऑन द ग्राउंड। सोशल मीडिया सिर्फ वो काम कर सकती है कि जो काम आप जमीन पे कर रहे हो उसका रिफ्लेक्शन, उसकी परछाई ही सोशल मीडिया हो सकती है। लेकिन आप सिर्फ सोशल मीडिया पे अगर काम कर रहे हो, मैं किसी बात को काट नहीं रहा, लेकिन अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिविज्म कर रहे हो तो हो सकता है कि शायद आपको थोड़ा सा उससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद, क्योंकि अध्यक्ष जी को भी बोलना है और अध्यक्ष जी आपके उठाए हुए जो मुद्दे लगते हैं, मुझे लगता है अध्यक्ष जी, क्योंकि मैं युवाओं का नेतृत्व कर रहा हूँ, आपने जो जिम्मेदारी दी है इस देश के अंदर, एक तो जो अग्निवीर योजना है उसके विरुद्ध में समाजवादी पार्टी को आज का मेरा ये प्रस्ताव है कि उसके खिलाफ तो हम लोगों को बोलना चाहिए बहुत मजबूती से, और हमें वादा करना चाहिए और इंडिया के तमाम घटक दलों को इस बात पे राजी करें कि इस योजना का हमें इस बात को वादा करें कि जैसे ही सरकार बनेगी इस योजना का हम लोग निष्कार करेंगे। दूसरी चीज़ ये, नौकरियों की क्या परिस्थिति है वो सबके सामने है। हमें रिजर्वेशन की लड़ाई में तो लड़ा देते हैं, लेकिन अब नौकरियां ही नहीं बची हैं। हम लोग लड़ रहे हैं और रिजर्वेशन को कभी छोड़ना नहीं है इसका मतलब, लेकिन नौकरियां ही जो है 200 बची होती हैं, तो वो आम रिजर्वेशन लेके भी कर क्या लेंगे। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है इसके विरुद्ध महाराष्ट्र युवजन सभा की ओर से ये प्रस्ताव है कि उसके विरुद्ध, इस पूरे प्राइवेटाइजेशन के आइडिया के विरुद्ध हम लोग बहुत मजबूती से आवाज़ उठाएं। और तीसरी बात ये है कि क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आता हूँ, एक यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो उस वक्त भी हम लोगों ने जो शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर जिस तरह से शिक्षा को उन लोगों के हाथों में, आप एक चीज़ सोचिए कभी कि अगर शिक्षा के ऊपर अडानी पैसा लगाएगा या अंबानी पैसा लगाएगा, वो कभी चाहेगा कि इस बात के ऊपर पढ़ाई हो कि आरएसएस ने इस देश के अंदर किस तरह से नफरत बोई है। वो तो सिर्फ ये चाहेगा कि हमें रोबोट चाहिए। उनका फ़ायदा किस में है? जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं उनको बनाने। तो सोशल साइंस की एजुकेशन तो ख़त्म ही हो जाएगी। और यही काम अंग्रेज़ों ने भी किया था। अंग्रेज़ क्या करते थे, उनके ज़माने में भी एजुकेशन सिस्टम था। उन्होंने वैसा एजुकेशन सिस्टम बनाया था कि जिससे उनका जो उनका आइडिया था कि हम लोग राज करते रहें, उस आइडिया को वो सस्टेन कर सकें, उस आइडिया को मिलाव कर सकें। तो यही काम आज हो रहा है। तो अगर शिक्षा का बाजारीकरण हो गया तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि शिक्षा ही है जो हमें इस बात पे सोचने पे मजबूर करती है कि क्या गलत है और क्या सही है। हम अपनी जात, अपने धर्म, अपने लैंगिक जो विरोधाभास होता है उसको लेकर अगर बेहतरीन तरीके से चर्चा कर सकते हैं तो वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कर जाते हैं। ये मेरे 3 प्रस्ताव हैं। आखिर में मैं आप सब ने यहाँ पे बुलाया, परवेज़ सिद्दीकी साहब, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक आखिर में शेर, क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा हूँ, तो हम लोग जब वहाँ राजनीति करते थे तो आदत थी कि भाषण शेर से शुरू करते थे और उसी से ख़त्म करते थे। तो और मैं ये अबू आसिम आज़मी साहब यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी नज़र करता हूँ कि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ। मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहज़े याद रखता हूँ। और सरे महफिल जो निगाहें मुझ पे पड़ती हैं,
निगाहों के हवाले से वो चेहरे याद रखता हूँ। याद रहेगा कि तुमने कॉल किया था और तुमने एक्सपेक्ट किया था कि दोबारा कॉल नहीं आई, तो अब तुम मिस कॉल भी करोगे तो भी दोबारा कॉल आएगी। वो चेहरे याद रखता हूँ और जरा हटके चलता हूँ जमाने की रिवायत से कि जिन पे बोझ मैं डालूं वो कांधे याद रखता हूँ। तो इस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, इस पार्टी के कार्यकर्ताओं के कांधों के ऊपर जो भी बोझ पड़ेगा, उन कांधों को अबू आसिम आदमी साहब, प्रताप उगड़े साहब, पूरी पार्टी के पदाधिकारी उसको कभी नहीं भूलेंगे। और कहीं ना कहीं जब भी समाजवादी पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि समाजवादी पार्टी हो सकता है छोटी पार्टी थी, लेकिन बहुत से ऐसे साथी थे जिन्होंने 30-30 साल उस पार्टी को लेकर संघर्ष किया। और मेरा मोटिवेशन तो इनको देख के आता है। ये समाजवादी पार्टी में तब आए थे जब अबू आसिम आदमी साहब भी नहीं थे, और मैं ये सोचता हूँ कि आज भी उसी, मतलब मैं अगर एक जिले में मैं चला भी जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार अभी तो गए थे यार हम 2 महीने पहले। मैं सोचता हूँ यार ये तो 30 साल से जा रहे हैं, अगर मैं 2 महीने पहले होके नहीं जा सकता तो फिर बेकार है। तो मैं इनको देख के पार्टी में काम करने का मोटिवेशन ले सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी।